आज के केस स्टडीज़ के इस लेक्चर में बात होगी, अगर आपको इंटरिम मेंटेनेंस नहीं देना है, मेंटेनेंस नहीं देना है, तो ये 5 नियम आज समझ लीजिए, जान लीजिए, लिख के रख लीजिए। ऐसा हो सकता है आपके केस में कि ये नियम जानने के बाद अब आपको इंटरिम मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। अगर आपके केस में इंटरिम लग भी जाए तो आपको फाइनल मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। और अगर आपके केस में मेंटेनेंस चल रहा है तो इस मेंटेनेंस को अभी भी आप बंद करवा सकते हैं। ऐसे 5 अलग अलग कारण बताऊंगा। 5 में से कोई भी एक कारण अगर आपके केस में लागू होता है तो एक कारण से भी आपका मेंटेनेंस बंद हो सकता है, या फिर उस केस में इंटरिम नहीं लगेगा, ऐसा भी हो सकता है। जय जनेन्द्र, मैं हूं केश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, पत्नी की आय का सबूत लेकर आइए। अगर आप बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं, भले ही आप कितना भी कमाते हो, अगर पत्नी पर्याप्त कमा रही है तो उसकी आय का सबूत या फिर शिक्षित होने का सबूत, उच्च शिक्षित होने का सबूत आप कोर्ट में लेके आइए। ऐसा हो सकता है इसकी वजह से कि आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़े। ऐसे कई जजमेंट्स देखने को मिलते हैं कि उच्च शिक्षित होने से या फिर पर्याप्त कमाने वाली पत्नी को कोर्ट ने मेंटेनेंस नहीं दिया। यह नियम नोट करके रख लीजिए, ये कभी भी आपको काम आ सकता है। नंबर 2, पत्नी अगर अडल्ट्री में हो तो इसका सबूत लेके आइएगा। अडल्ट्री में रहने वाली पत्नी को कोर्ट या कानून मेंटेनेंस नहीं देता तो ऐसी स्थिति में पत्नी को न्यायालय मेंटेनेंस देने से इनकार कर देगी। नियम नंबर 3, मेंटेनेंस केस का समन मिलते ही, जैसे ही मेंटेनेंस केस का आपको समन मिलता है, जो नोटिस जैसे आप कहते हैं समन होता है, दरअसल वो जो कोर्ट का नोटिस मिलता है, समन मिलता है, तो समन मिलते ही आपको सीधे कोर्ट में तुरंत उपस्थित हो जाना है। कोशिश करिए 4 या 5 तारीख, इससे ज़्यादा ना हो, और इसके पहले ही आपको 5 तारीख के पहले आपको अपना जवाब फाइल कर देना है। उसमें सारी बातें आपको बतानी है कोर्ट में, और जो जो आपके साथ घटना चक्र घटा है वो सारा डिटेल आपको उसमें मेंशन कर देना है। इसके अलावा आपको इसमें एफिडेविट देना है। एफिडेविट के साथ साथ अपना बैंक स्टेटमेंट और खर्चों की लिस्ट भी ध्यानपूर्वक लगानी है। हम बैंक स्टेटमेंट इसलिए लगाते हैं कि हम कोर्ट को बताते हैं कि हम ईमानदारी से कितना कमा रहे हैं, तो उतनी ईमानदारी से हम खर्चे की लिस्ट लगाएं कि हम भाई साहब कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। वकील साहब की फीस, आने का जाने का ट्रैवलिंग का खर्चा, होटल में रुकने का खर्चा, अन्य खर्चे, घर के खर्चे, बाहर के खर्चे, ऑफिस के खर्चे, जितने भी आपके खर्चे हैं सारे खर्चों की लिस्ट लगाइए। अब जब मैं ये बात कहना शुरू कर दी तो किसी व्यक्ति ने कहा कि साहब मेरे केस में ये कहा गया कि खर्चों की लिस्ट ऐसे नहीं लगाई जाती। तो मेरा जवाब यह है कि जब हम अपनी ईमानदारी से एक एक पैसे का इनकम का हिसाब देते हैं कोर्ट को, तो फिर हम अपने खर्चों का हिसाब क्यों नहीं दे सकते? क्या बुराई है इसमें? क्या सच बोलना गुनाह है क्या? किसी ने कहा कि वकील साहब की फीस और आने और जाने का खर्चा और अन्य खर्चे होते उन्हें नहीं दिखाना चाहिए। अरे भैया, ये आपकी इनकम है, उसी में से तो जाता है। कोई आपको कहीं से दान थोड़ी कर रहा है, कोई आपको गिफ्ट थोड़ी कर रहा है कि आप इन खर्चों का उसमें डिटेल ना बताएं। आपकी जो इनकम है उससे जितनी ईमानदारी पूर्वक बताते हैं, उतनी ईमानदारी पूर्वक एक एक खर्चे का हिसाब भी आप कोर्ट में लिस्ट लगा के बताइए, ताकि आपके खर्चे कोर्ट उसमें से आपकी इनकम में से माइनस कर सके। और इसके अलावा अपनी एसेट यानी जितनी संपत्तियां हैं उनकी जानकारी भी दीजिए। और इसके अलावा आपके ऊपर जितनी लाइबिलिटीज है, आपके मदर फादर, घर में कितने लोग हैं, जो भी लाइबिलिटीज है, किसी का लोन देना है, सब चीज़ दिखाइए उसमें। तो बहुत सारी चीज़ें भी आपको लिस्ट बना कर देना है। एक एक चीज़ कोर्ट के सामने फेयर रखिए, फिर कोर्ट को जो आदेश करना है कोर्ट आदेश करेगी। लेकिन हमारी तरफ से सारी चीज़ें कोर्ट के सामने नीट एंड क्लीन लिखी जानी चाहिए। ऐसे नहीं किया जैसे कुछ भी लिख दिए, ऐसा नहीं। जो सही है और तथ्य है वो सारी चीज़ें लिखिए। नंबर 5, केस जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी डिसाइड करवाइए। एक केस में ये देखा गया है कि कोर्ट ये कह रही है कि आपने अनावश्यक रूप से देरी की इस केस को डिसाइड होने में, इस कारण से आपको आवेदन दिनांक से भरण पोषण देना पड़ेगा। तो भाई साहब, आवेदन दिनांक से देने से बचना चाहते हो तो आप इस केस को डिसाइड करवाने में मदद कीजिए। उनकी मदद कैसे होगी? कोर्ट के बिना मांगे आपने पहले अपना जवाब दे दिया, एफिडेविट दे दिया, बैंक स्टेटमेंट दे दिया, एसेट के लाइबिलिटीज़ की आपने लिस्ट दे दी, एक्सपेंसेस की लिस्ट दे दी और अपने तरफ से सारे एविडेंस दे दिए। अब क्या बचा? समय के पहले ही दे दिया, 3, 4, 5 तारीख में दे दिया। अब इससे हम न्यायालय कह सकते हुजूर, हम चाहते इस केस को जल्दी डिसाइड कर लिया जाए, क्योंकि पत्नी कहेगी मुझे इंटरिम दो। आप कहोगे हुजूर मैंने सब दे दिया, जितनी दिनों में इंटरिम सुना जाएगा उतनी तो फाइनल हो जाएगा, इनकी गवाही ले लीजिए और हम अपनी गवाही दे देते हैं। हम तो जल्दी चाहते हैं, इंटरिम की बात कहाँ से आ गई? तो इससे हो सकता है कि आपको इंटरिम ना देना पड़े। और जैसा कोर्ट ने उस आदेश में कहा कि आपकी तरफ से देरी हुई, तो यहाँ पे कहा जाएगा कि पति ने इस केस में तत्परता दिखाई
और जल्दी और न्यायालय से निवेदन किया कि हुजूर इसको जल्दी किया जाए और सारे तथ्यों को न्यायालय के समक्ष समय पूर्व रख दिए, तो ऐसे में आवेदन दिनांक से ना देकर या इंटरिम ना देकर या फिर मेंटेनेंस ना देकर इस केस को डिसमिस किया जाता है। ऐसा भी कोर्ट आदेश कर सकती है। तो सभी तथ्यों को जब लाते हैं तभी निष्कर्ष पर न्यायालय पहुंचेगी कि इस केस में क्या करना है कि बिना किसी कारण की पत्नी अलग रह रही, या उसे मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं है, या अडल्ट्री में है, या कमा रही है, या थोड़ा देना मेंटेनेंस, या ज़्यादा देना है, या कितना देना है। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसलिए आप अपनी तरफ से कोई गलती मत करिए और सारी चीज़ों को नीट एंड क्लीन एक एक चीज़ कोर्ट के समक्ष लिखित में समय पूर्व रख दीजिए, ताकि न्यायालय जब फैसला सुनाए तो सारे तथ्यों का उसमें उल्लेख आ जाए। इससे हो सकता है कि आपको मेंटेनेंस इंटरमेंटेनेंस ना देना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।